थी। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बात करेंगे चुनावी सुगबुगाहट तेज ढूंढे जा रहे फेस की। उत्तराखंड की राजनीति में बीते कुछ समय से हलचल साफ तौर पर देखी जा रही है। एक ओर जहां कांग्रेस लगातार सड़कों पर उतरकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने भी संगठनात्मक स्तर पर अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। केंद्रीय नेताओं के दौरे, कोर ग्रुप की बैठकें और सरकार के बड़े फैसले इस बात के संकेत हैं कि प्रदेश की सियासत अब पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। हालांकि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं, लेकिन राजनीतिक दलों ने अभी से रणनीति बनानी शुरू कर दी है। आमतौर पर भाजपा ये दावा करती रही है कि वो साल भर चुनावी मोड में रहती है, लेकिन मौजूदा हालातों को देखते हुए ये तो बिल्कुल साफ हो गया है कि अब चुनावी बिगुल बज चुका है। और वजह यह भी है कि उत्तराखंड में परंपरागत रूप से चुनाव से ठीक एक साल पहले राजनीतिक गतिविधियां अपने चरम पर पहुंच जाती हैं। हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड के दौरे पर आए थे। इस दौरान उन्होंने पार्टी के कोर ग्रुप के साथ बैठक कर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया। बताया यह भी जा रहा है कि बैठक में संगठनात्मक मजबूती, संभावित उम्मीदवारों और चुनावी रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। माना जा रहा है कि 2027 में विधानसभा चुनाव फरवरी या फिर मार्च के भीतर कराए जा सकते हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों के पास तैयारी के लिए अब ज्यादा समय नहीं बचा है। हाल ही में कांग्रेस सहित अन्य दल भी अपनी सक्रियता बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इसका बड़ा परिणाम सोमवार को हुए सरकार के खिलाफ लोकभवन घेराव में बड़े मुद्दों के साथ शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखने को मिला है। और इससे यह साफ हो गया है कि अब प्रदेश आगामी चुनाव की ओर बढ़ रहा है। अपनी तैयारी और जीत के दावों की हवा भी बेहद सर्द गर्म हो चली है। चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। सरकार के स्तर पर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई वाली सरकार लगातार अहम फैसले ले रही है। इन फैसलों को राजनीतिक नजरिए से भी देखा जा रहा है। मार्च में होने वाले विधानसभा सत्र के दौरान सरकार कुछ बड़े विधेयक और प्रस्ताव लाने की तैयारी में है, जिसके जरिए जनता को चुनावी संदेश देने की कोशिश की जा सकती है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार चुनाव को ध्यान में रखकर फैसले ले रही है, जबकि भाजपा इसे विकास और जनहित से जुड़ा कदम बता रही है। साथ ही आज आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत प्रदेश स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाग लिया। कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ संगठन की मजबूती और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। वहीं कांग्रेस पर हमलावर रहने वाली भाजपा के द्वारा चुनाव से पहले कुछ पुराने और संवेदनशील मुद्दों को दोबारा उभारना भी सियासी माहौल को गर्मा रहा है, जिसमें मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला एक बार फिर से चर्चा में है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। ऐसे में एक बार फिर चुनाव से पहले इस विषय का सामने आना इसे संभावित चुनावी एजेंडे के तौर पर देखा जा रहा है। आज पूरे प्रदेश के लिए जो आगे पूरे प्रदेश में सभी कार्यकर्ताओं का, जनप्रतिनिधियों का और जो हमारे पदाधिकारी हैं प्रदेश के मंडलों के, बूथों के, शक्ति केंद्रों के, उन सभी का प्रशिक्षण हो, रीति नीति पद्धति भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से काम करती है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से नए नए इतिहास रचे जा रहे हैं, नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, और एक हमारी पार्टी की वैचारिक जो सोच रही है, वैचारिक प्रतिबद्धता रही है देश की आज़ादी से लेकर अब तक, तो प्रशिक्षण के हमारे अभियान चलते हैं। उन्हीं अभियानों के लिए आज यहाँ पर पूरे प्रदेश की कार्यशाला आयोजित की गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी आज देहरादून थे और हमारे आग्रह पे उन्होंने हमारे प्रदेश कोर टीम की बैठक में वो रहे। मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर बैठक में चर्चा हुई। सबसे पहले तो मैं नड्डा जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने पिछले दिनों के कार्यक्रम और सरकार की गतिविधियों पर सरकार और संगठन की पीठ थपथपाई और ये तय हुआ कि
आगामी दिनों के अंदर और अब गति से अपने संगठन के स्वरूप का विस्तार करेंगे। 3 महत्वपूर्ण विषय है। पहला विषय तो सरकार का कार्यकर्ताओं समन्वय, सांसद हो, विधायक हो, मंत्रीगण हो, ये समन्वय स्थापित होना चाहिए। हटने का और जनता आप देख रहे हैं कि कैसे कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। जनता कांग्रेस को अपना देख रही है कि भविष्य कांग्रेस के साथ ही है। ये सरकार जाएगी जहां पर अपराध, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है, जनता ऊब चुकी है। हर तरह से महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, किसान का उत्पीड़न हो रहा है, मनरेगा बदल दिया गया है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। प्रदेश में बढ़ती राजनीतिक सरगर्मी को देखते हुए अन्य विपक्षी दलों के साथ अब कांग्रेस भी आक्रामक रुख अपनाती हुई नजर आ रही है। आमतौर पर शांत माने जाने वाली कांग्रेस इन दोनों लगभग हर दिन किसी न किसी मुद्दे को लेकर बड़े नेता हाल में प्रदर्शन कर चुके हैं। पार्टी ने सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से फेल होने का आरोप लगाया है और भाजपा इसको कांग्रेस का चुनावी एजेंडा बताते हुए नहीं थक रही है। देखो, उत्तराखंड क्रांति दल ने शुरू से ही जो जनता के मुद्दों के लेकर के हमेशा सरकार को घेरती रही है और वर्तमान में जिस तरह से हमारा घर घर चर्चा, हर घर पर्चा की जो कार्रवाई पूरे ब्लॉक स्तर पर, ग्राम स्तर पर चल रही है, वो हमारी तैयारियों में शुमार है। और दूसरी तरफ ये है कि हमने हर क्षेत्र में जो भी वहाँ पर कार्यकर्ता है, चुनाव में 70 के 70 विधानसभाओं में जो भागीदारी होगी वो हमारे एक यहाँ से एक केंद्र से एक टीम होगी और जो टीम वहाँ पर स्थानीय लोगों का जो के प्रति वहाँ पर जो प्रत्याशी होने वाला है उस प्रत्याशी का कैसा काम है उसको देखते ही चयनित कर उनको हम फाइनल उम्मीदवारी के रूप में उतारेंगे। ये परिवर्तन का आगाज है। ये जनता का, उत्तराखंड की जनता का आह्वान है। वो कह रही है परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, और सड़क के किनारे खड़े लोग कह रहे भाजपा गई गई गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जैसा संगठन का हमारा कार्य है, निरंतर हम लोग अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करते रहते हैं और हमारी यहाँ पर सरकार है। सरकार के माध्यम से भी अनेक प्रकार के कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं। वर्तमान समय में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम हमारा चला हुआ है और उसके कारण से जनता भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित हो रही है और जनता का विश्वास भी भारतीय जनता पार्टी पर है। और आगे जो चुनाव 2027 में होंगे, उस चुनाव में अभी हम जिन सीटों पर विजय प्राप्त नहीं किए हुए हैं, काफ़ी हमने उसमें फोकस किया हुआ है और हम समझते हैं कि वो जो सीटें पिछली बार किसी कारण से नहीं जीत पाए। कांग्रेस ने 16 फरवरी को एक बार फिर राजभवन तक का बड़ा प्रदर्शन कर प्रदेश में भाजपा शासन को बदलने का दावा किया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी शामिल रहे। कांग्रेस का कहना है यह आंदोलन सिर्फ राजनीति के लिए नहीं रहा, बल्कि जनता की सुरक्षा, कानून व्यवस्था जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर है। देखा जाए तो उत्तराखंड की राजनीति आने वाले समय में और ज्यादा गर्म होने वाली है। भाजपा जहां संगठन और सरकार के दम पर चुनावी तैयारी में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस भी आक्रामक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए जनता के बीच जाने की कोशिश कर रही है। 2027 के विधानसभा चुनाव भले ही अभी दूर हो, लेकिन प्रदेश में सियासी जंग का आगाज हो चुका है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर आज करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। राजेश्वर पैनुली, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से, मंजू त्रिपाठी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से, देवचंद उत्तराखंडी, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी की ओर से, रिटायर्ड कर्नल कैलाश देवरानी जी हमारे साथ में हैं, अध्यक्ष यूएसएसएम के साथ, और अरुण शर्मा जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत राजेश्वर पैनुली जी के साथ में। संगठन बनाम सड़क शुरू हो चुका है, तैयारी कितनी मजबूत है? क्योंकि एक तरफ प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, 27 का चुनाव है, उससे पहले जनता के मुद्दों की भी चर्चा है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा चुनावी मुद्दे जो हैं वो फिर से हावी होते हुए जनता के मुद्दों पर नजर आ रहे हैं। राजेश्वर जी। नमस्कार गरिमा जी, और सभी पैनलिस्ट को भी नमस्ते, और आपके जितने व्यूअर्स हैं उनको भी नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी हमारे माननीय अध्यक्ष का भी सुन रही थी आप स्टेटमेंट, और महामंत्री जी का भी बड़ा क्लियर कट है कि देखिए, हम चुनाव अपनी जगह है, लेकिन हमारी तैयारियां लगातार चलती रहती है। ये जरूर है कि अब चुनाव पास में आ रहा है, तो जैसे नड्डा जी आए थे, एक तरीके से समन्वय बैठाने की सरकार की जो नीतियां हैं उसको, पार्टियां उन नीतियों को के बारे में जनता तक कैसे पहुंचाए और जनता की नीतियां जो है
उनको सरकार तक कैसे पहुंचाए कि उनकी क्या स्टेटस है या क्या दिक्कतें हैं, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो दोनों चीज़ें का समन्वय भी है। और जो प्रोग्रेस है, जैसे हम जन जन के द्वार से लेकर के जो भी आप कहिए, जितने भी तरीके हैं हमारे पास है, जो भी हम क्या क्या चीज़ें उनको जनता तक कैसे पहुँचाएं, जो सरकार की चीज़ें उनको जनता तक लगातार हम पहुँचा भी रहे और आगे भी पहुँचाते रहेंगे। तो हमारी तैयारियाँ संगठनात्मक तक की बात कीजिए, नीचे ट्रेनिंग से लेकर के हम सारी चीज़ें पे एकदम से तैयार भी हैं। आज चुनाव हो तो हम आज के लिए भी तैयार है, 1 साल के बाद चुनाव हो तो 1 साल के बाद के लिए तैयार है। तो पार्टी पूरी तरह से तैयार है और आगे इलेक्शन में लड़ने के लिए अपने विकास के मुद्दे पे, अपने जीरो टॉलरेंस के मुद्दे पे, अपने जो जनता के हितों से जुड़े मुद्दे हैं उनको लेकर के जनता के बीच में खड़ी होगी और तीसरी बार भी बहुत अच्छे बहुमत के साथ जीत के वापस सरकार बनाएगी। चलिए लौटते हैं आपके पास में और मेहमान हमारे साथ में हैं। मंजू त्रिपाठी जी, क्या कहना चाहेंगे? उत्तराखंड में सियासत एक बार फिर से शुरू हो चुकी है क्योंकि चुनाव नजदीक है और जनता के मुद्दों को दरकिनार ऐसा लग रहा है करने का प्रयास है। चुनावी मुद्दे फिर से उछलने लगे हैं। चर्चा उन चीजों की होनी चाहिए जिनका असर सीधे तौर पर जन सरोकार से है, जनता से है, लेकिन वो मुद्दे नजर नहीं आते। गरिमा जी, शायद कल का हुजूम देखकर बीजेपी वाले पहले ही हथियार डाल चुके, बिलबिला गए थे, परेशान हो रहे थे, ढूंढने से बिल नहीं मिल रही थी। कल का जो जन सैलाब इन्होंने देखा और उसका असर इन्होंने सुबह दिखा दिया। नगर निगम की गाड़ी, अभी हमारा घेराव शुरू भी नहीं हुआ था कि नगर निगम की गाड़ी देश के पोस्टर बैनर कांग्रेस के उखाड़ उखाड़ के फेंकने शुरू करवा दिए। ये इनकी घबराहट दर्शाती है। अभी आपने कहा कि चुनाव का बिगुल नहीं जनता की, तो जन विरोधी नीतियों से जो लोग त्रस्त हैं उन मुद्दों ने हमें इस तरह सड़क से सदन तक की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर कर दिया। आप देखिए, हर क्षेत्र में, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो युवा हो, और तो सब लोग इनके से त्रस्त हैं। लॉ एंड ऑर्डर सब इनका पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुका है। यहां तक कि अंकिता बेटिया को अभी तक न्याय नहीं मिला। एक से एक कांड हो गए, लेकिन अब तो इनके राज में सड़क पर चलना देवभूमि में दूभर हो गया है। सरेआम जो है गोलियों से भून दिया जाता है। 15 दिन के अंदर 5 मर्डर कर दिए जाते हैं। तो बताइए, हम लोगों ने ये अगर जन विरोधी नीतियों के अगेंस्ट में हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, चाहे वो हमारी प्रभारी कुमारी शैलजा जी हो, चाहे सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा जी हो, यादव जी हो, हमारी महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी हो, हमारे मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी हो, करण महाराज जी हो, हरीश रावत जी हो, हरक सिंह रावत जी हो, यशपाल आर्य जी हो, सभी से नेतृत्व एकजुट होकर जनता के साथ कल इनको हिलाने का काम किया। अब ये डर गए हैं, घबरा गए हैं, परेशान हो गए हैं और अपना तफड़ी में कुछ ना कुछ अनाप शनाप बोलने को मजबूर हो गए। ठीक है, लौटते हैं आपके पास में। राजगढ़ कैलाश देवरानी जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। कैलाश जी, आने वाले चुनाव में किसको बढ़त मिलेगी? क्योंकि जनता के मुद्दों को प्रायोरिटी देना ऐसा लगता है कि फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। उन चीजों पर चर्चा होनी शुरू हो जाती है जो चीजें चुनाव पर सीधे तौर पर असर डालेंगी। आम जनता अगर चाहे तो कहीं ना कहीं मुद्दे या मूड बदलकर सरकार के सामने एक चुनौती ला सकती है, वर्तमान सरकार के सामने। लेकिन क्या जनता का मूड बदलेगा या फिर जो स्थिति है जिसकी तस बनी रहेगी? चुनावी मुद्दे जो है वो अलग हैं, जनता के मुद्दे अलग हैं, चर्चा चुनावी मुद्दों पर ज्यादा है। क्यों आखिर ऐसा हो रहा है? सब कुछ जनता के हाथ में है। हाँ, जय हिंद गरिमा जी। देखिए, उत्तराखंड की जनता जो है ना, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो ये मुंगेरी लाल के सपने दिखाए थे उससे ऊब चुकी है। उसे कथनी और करनी का अंतर समझ में आ गया है और 2027 में चेहरा ढूंढने से पहले सरकार को अपना चरित्र साफ करना होगा, वरना 2027 में इनको हमेशा के लिए जाना होगा। आखिर कब तक चुनावी जुमले ध्रुवीकरण की राजनीति करते रहोगे? जनता से वोट किन मुद्दों पर मांगने आखिर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार? मैं इनसे पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, किन मुद्दों के आधार पर आप वोट मांगने जाएंगे? कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। हत्याएं, बलात्कार, गैंगस्टरों और भूमाफियों का गढ़ बन चुका है उत्तराखंड। क्या यह बोलकर कि इतने भूमाफिया हमारे उत्तराखंड में, हमने इनको पनाह दी है, यह कहकर के आप वोट मांगेंगे? भर्ती घोटालों में आपने युवाओं के सपनों का कत्ल किया है, क्या ये बोलकर के आप
उनसे वोट मांगोगे? द फ्यूचर ऑफ उत्तराखंड इज बीइंग ऑक्शन्ड इन द नेम ऑफ रिक्रूटमेंट्स। हाकम सिंह जैसे को अब छोड़ दिया गया है, क्या यह कह करके आप वोट मांग लेंगे? आप घर, एक कहावत है कि घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। अपने ही प्रदेश के लोग हक के लिए लड़ रहे हैं और बाहरी जो लोग हैं वो जमीनें बटोर रहे हैं। क्या यही मूल निवास भू कानून है? यह कर करके आप वोट मांगने जाओगे? कितने गांव भूतवा बन चुके हैं, घोस्ट विलेज बन चुके हैं, पलायन हो चुका है, क्या इसके आधार पर आप वोट मांगने जाएंगे? स्वास्थ्य सुविधा इतनी बुरी तरह से चरमरा चुकी है कि उसके अभाव में कितनी जाने गई है, क्या इसके आधार पर आप वोट मांगेंगे? मातृशक्ति का विश्वास आप किस विश्वास पर जीतने का प्रयास करेंगे कि अंकिता को हमने पूर्ण न्याय नहीं दिला सके? गरिमा जी, जब चुनाव का वक्त आता है तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं मुस्लिम यूनिवर्सिटी, धार्मिक तुष्टीकरण, हिंदू मुस्लिम धर्म जाति की राजनीति करके, धर्म जाति का ध्रुवीकरण करके चुनाव को जीतने का प्रयास करती है। इनके पास मुद्दे हैं ही नहीं। आप देखेंगे जहां देखो वहां घोटाले ही घोटाले नजर आएंगे। ऋषिकेश में मैं पढ़ रहा था न्यूज़पेपर में, करोड़ों रुपए का स्टाम्प घोटाला। मसूरी में अभी आपने देखा होगा NH 7071A का पुस्तक गिर गया। किस लिए गिर गया? कि होटल देवलोक के पास में जो सभासद थे वो अपना घर बना रहे हैं अतिक्रमण करके, और कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि पूरा संरक्षण इनको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है। देहरादून में 100 करोड़ की रजिस्ट्री फर्जीवाड़े में ईडी ने जो है 3 लोगों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की है। आखिर कहां जा रहा है ये उत्तराखंड? आखिर इनके पास मुद्दे कहां हैं? देखिए गरिमा जी, ये बोलने की बात है। आने वाला समय अब बहुत ज्यादा परिवर्तन के साथ आने वाला है। अभी लोगों ने समझ लिया है कि आप इस तरह से कब तक मूर्ख बनाओगे? कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। कब तक आप बेवकूफ बनाते रहेंगे? अब जो है समय आ चुका है कि क्षेत्रीय पार्टियां एकजुट होकर के इन दोनों नेशनल पार्टियों को, जिन्होंने कि हमेशा 25 सालों से इस देवभूमि को लूटने का काम किया है, अब इनकी अंतिम विदाई शुरू हो चुकी है। और आने वाले समय देख लीजिएगा 2027 में एक संकल्प, नए विकल्प के साथ लोग आएंगे और जरूर जो है क्षेत्रीय पार्टी जो है उत्तराखंड में अपने शासन सत्ता को जरूर कहीं ना कहीं सत्ता पर काबिज हो। ठीक है, लौटते हैं आपके पास में। और मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में देवचंद उत्तराखंडी जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका। देवचंद जी, क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्रीय पार्टियों को क्या वाकई मौका मिल पाएगा? क्योंकि यूकेडी तो कम से कम बड़ी पार्टी रही अभी फिलहाल, हम अगर देखें तो क्यों आखिर चीजें कभी भी क्षेत्रीय पार्टी के पक्ष में नहीं रही? कैलाश जी ने जो मुद्दे उठाए, सारी बातें ठीक मान लेते हैं अगर कुछ पलों के लिए, तो उन चीजों पर जनता ने कभी ध्यान क्यों नहीं दिया? जनता तो वर्तमान सरकार के साथ ही पिछले कई सालों से भरोसा दिखाती हुई नजर आ रही है, और जनता ही सर्वोच्च है लोकतंत्र में, चुनाव प्रक्रिया में। कैसे आखिर आप स्थिति को पलटेंगे? गर्मा जी, सबसे पहले आज से CBSE के एग्जाम हो रहे हैं, उसमें हमारे प्रदेश के 10वीं और 12वीं में प्रतिभा कर रहे सभी छात्रों को शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद करता हूं देवरानी जी का। उन्होंने लगभग सारे हमारे सुझाव, हमारे भी जो पॉइंट थे वो बता दिए। अब मैं बात करता हूं कि जो अभी पैनोली जी भी बता रहे थे, और आपने एक सड़क और संगठन की बात करी, तो मैं आज सुबह क्या नाम कहते हैं, घनसाली से देहरादून आ रहा था, और अभी एक दिन और पहले मैं पौड़ी से देहरादून आ रहा था। तो जहां सड़क की बात है, तो सितंबर के बाद बरसात खत्म हो गई है और अभी तक ऑल वेदर रोड के कई जो बरसात में गिरे हुए मिट्टी को हटाया नहीं गया है। अब संगठन की बात करें, हाँ, संगठन में एक चीज नजर आई है कि इसमें जो गौतम कुमार हैं वो इस संगठन में नजर नहीं आए। तो मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से ये पुस्तक गिरे हैं उसी प्रकार इनका भी संगठन में कुछ ना कुछ गिरा होगा और अब वो समेटने की तैयारी कर रहे होंगे, अन्यथा इनके पास जनता के बीच जाने के कोई मुद्दे नहीं है। और उत्तराखंड क्रांति दल के मुद्दों की अगर बात करें तो हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने जो अभी कार्यक्रम घर घर पर्चा हर घर चर्चा की जो बात उन्होंने करी है वो जोरों पे है। सारे लोग, सारी जनता हमारे बीच में है और हमको समझ रही है। बस सिर्फ फर्क इस बात का है कि एक जो औखान थी कि जो जिन्होंने राज्य विरोधी थे वो सत्ता में हैं और जिन्होंने राज्य मांगा वो सत्ता से बाहर है। उसका एक कारण ये है कि इन राष्ट्रीय दलों ने अपने कोई मुद्दे तो रखे नहीं, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल ने जब इनको सपोर्ट दिया सरकार के लिए, उसको ही उल्टा बदनाम करने की कोशिश किया कि उत्तराखंड क्रांति दल ने तो हमको तो कुछ किया ही नहीं। हमारे 9 सूत्रीय प्रोग्राम जब भी थे और आज भी हैं, उसमें पहले ही जो है हमारा जो अस्थायी राजधानी,
मूल निवास, भू कानून, उसके बाद जल जंगल जमीन, उसके बाद हमारा जो है रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा। इस प्रकार से जो हमारे ये इसी केंद्र बिंदु पर जो सारे राज्य का एक जो हमारी अवधारणा थी उस पर स्पष्ट होता है। अभी देवरानी जी भी सही कर रहे थे कि बीजेपी के पास में, मुझे पैनल जी के माध्यम से, आपके चैनल से माध्यम से पैनल जी को पूछना चाहूंगा कि आप पिछले 4 साल 4 × 365 को मल्टीपल करके बताएं, ऐसा कौन सा दिन छूट गया जिस दिन कोई धरना प्रदर्शन इस देहरादून में या हमारे प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर नहीं हुआ। वो बताएं, ऐसा क्या मुद्दे थे जिन मुद्दों को लेकर के आप स्पष्ट तौर पर जनता के पास आए और जनता ने स्वीकार कर दिया। बेशक आप अपनी कागजों में कहते होंगे, लेकिन वास्तविक धरातल में किसी भी जनता ने आपका कोई कानून की व्यवस्था हो, चाहे कोई आपका जो आपने कानून बनाए हैं, जो अंधाधुंध बनाए, उनका भी कभी स्वागत नहीं किया और उसको भी स्वीकारा नहीं। इसके बावजूद भी आप बार बार ये कहते हैं कि हम ही जीतेंगे, हम जनता के बीच में, जनता का आशीर्वाद है। तो इससे स्पष्ट है कि जो भरत सिंह चौधरी जी वास्तव में कह रहे थे कि तुम्हारी वोट से नहीं जीते हम, तो पता चलता है कि वास्तव में चोरी के वोट से ही जीते होंगे, जब जनता को तुम मना कर रहे हो कि तुम्हारी वोट से नहीं जीते हम। और अभी आपके जो योजनाएं चली हैं उत्तराखंड में, एक पहले पकौड़ा तलो, उसके बाद घाम तापो, उसके बाद बरसात का ऐप, धराली और थराली में पूरा बरसात गिरा दिया ऐप से, और उसके बाद अब था कि दिन में तारे दिखाओ। तो इस प्रकार के जो ऐप से जनता समझ चुकी है कि आप प्रदेश को कहां ले जाना चाहते हैं, आपका विजन क्या है, आप हमको क्या देना चाहते हैं। इन सब को हट करके उत्तराखंड क्रांति दल अपना जो 1979 से लेकर अब तक जो नहीं हो पाए, जो हमारी अवधारणा थी, वही हमारे मुद्दे हैं और उसके लेकर हम जनता के बीच में, और निसंदेह जनता हमारे साथ है। और जो अभी देवरानी जी कह रहे थे कि ये वक्त आ गया है कि प्रदेश की समस्त जो क्षेत्रीय दलों के छोटे मोटे दल हैं, उनको उत्तराखंड क्रांति दल जो एक बड़ा दल है उसके साथ मिल करके और उनको जो है इन राष्ट्रीय दलों को खदेड़ना होगा, यही हमारी प्राथमिकता। ठीक है, लेकिन उसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे लगता है तब जाकर क्षेत्रीय दलों को मौका मिल पाएगा। चलिए और मेहमानों के साथ चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, कहीं बजाएगा, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार चर्चा में बने हुए हैं, अरुण शर्मा जी का रुख कर लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत अरुण जी आपका। अरुण जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी देवचंद उत्तराखंडी जी की बात हो या कैलाश देवरानी जी की बात हो, क्षेत्रीय दलों को बढ़ावा देने का जिक्र दोनों के ही लगभग मंशा एक ही कह सकते हैं, लेकिन क्या अभी वर्तमान स्थिति ऐसी है कि क्षेत्रीय दल इस हद तक मजबूत हो पाए हैं कि टक्कर दे पाए, चाहे वो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ही क्यों ना हो या बीजेपी, सामने कोई भी खड़ा हो? और दूसरा ये कि जो बातें कैलाश जी ने कही कि सारी चीजें हैं, इन ध्रुवीकरण करके ये वोट बटोर ले जाते हैं, कुल मिलाकर कोई भी कारण हो, जनता के अगर वोट मिल रहे हैं तो वो अपने आप में सब कुछ है। और क्यों आखिर क्षेत्रीय दलों के साथ नहीं नजर आ रही जनता, क्या वजह है, जबकि ये मुद्दे तो जनता से जुड़े हुए उठा रहे हैं? आखिर क्या समीकरण 27 में बनेंगे? गरिमा, मुझे लगता है कि जब हम पॉलिटिकल पार्टी का चश्मा पहन लेते हैं तो हम तमाम जनता को बेवकूफ समझते हैं। बिल्कुल। आप ये बार बार ये जताना क्यों चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जनता को बेवकूफ बना रही? क्यों जताना चाह रहे हैं भाई? आप अपने कर्म तो देखिए कि आपके अपने कर्मों से आज जनता ने आपको नकार के सड़क किनारे बैठा दिया। निश्चित तौर पर इस प्रदेश के निर्माण में उत्तराखंड क्रांति दल का बहुत बड़ा योगदान है, उससे कोई नकारने की स्थिति नहीं है। लेकिन आपने आंदोलन लड़ा और जनता ने पहले चुनाव में आपको 4 सीटें भी दी थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? घटते घटते 1 रह गया, और जब भी आप जीते आपने सत्ताधारी दल की गोद में जाके बैठ गए। फिर 1 बचा, वो आज भारतीय जनता पार्टी का सदस्य, आपका सदस्य नहीं है। इसका मतलब कोई ना कोई कमी तो आपके अंदर रही होगी।
ये क्यों नहीं आप स्वीकारते कि भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक रूप से बहुत मजबूत है, जड़ों तक है जमी हुई। ये आपको स्वीकारना पड़ेगा। आप अपने को बूथ लेवल तक, पन्ना लेवल तक क्यों नहीं ले जा पा रहे? क्योंकि जनता आपके ऊपर विश्वास करने की स्थिति में नहीं है। यही स्थिति तमाम पार्टियों की है आज। आप देखिए 2000 में राज्य बना, पहली सरकार कांग्रेस की बनी, अंतरिम सरकार को छोड़ दीजिए, पहला चुनाव कांग्रेस जीती, तिवारी जी 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे। दूसरा चुनाव हुआ, कितने मुख्यमंत्री बदले भाजपा ने? 3 मुख्यमंत्री। अब खुद सोचिए। तीसरा चुनाव हुआ, कांग्रेस ने 2 मुख्यमंत्री बदल दिए। चौथा चुनाव हुआ, भाजपा ने 3 मुख्यमंत्री बदल दिए। तो ये स्थिति इस प्रदेश की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री बदलने के बावजूद अगर सफलता मिल रही है, तो आप उस जनता को धन्यवाद दीजिए कि वो जनता एक सही निर्णय ले रही है। आप उसको नेगेटिव वे में क्यों ले जा रहे हैं कि जनता बेवकूफ है? इस उत्तराखंड की जनता सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी, हर तीसरे परिवार का एक आदमी फौज में, जागरूक है, हमेशा राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट देते हैं, क्षेत्रीय मुद्दों पर कभी नहीं दिया आज तक। लेकिन क्या ये बात ठीक है अरुण जी? मतलब मुझे इस बात से आपत्ति है कि अगर आप राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट दे रहे हैं, क्षेत्रीय मुद्दों को तवज्जो नहीं दे रहे, तो इससे असर किसको पड़ना है? इससे असर तो आपके क्षेत्र को ही पड़ेगा ना। और हर बार ये बात कही जाती रही क्षेत्रीय दलों के द्वारा कि राष्ट्रीय और राजनीति हावी रहती है, प्रयोगशाला के तौर पर उत्तराखंड को इस्तेमाल किया जाता रहा है, वरना पूरे देश में क्या सिर्फ उत्तराखंड बचा था यूसीसी के लिए? गरिमा, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, लेकिन एक चीज हमें बहुत गहराई से समझनी पड़ेगी कि हमारे यहाँ का लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है, और दूसरी बात, हर तीसरा आदमी फौज में है, तो कहीं ना कहीं वो राष्ट्रीयता की भावना हर परिवार के अंदर है। ये समझना पड़ेगा। आप अभी तक उन क्षेत्रीय मुद्दों को उभार कर ला ही नहीं पाए जनता के बीच में, जिससे जनता आपके पीछे चल सके। देखिए, अब पिछले महीने जो भीड़ उमड़ी अंकिता भंडारी वाले मामले में, उसको आप किसी क्षेत्रीय दल की भीड़ नहीं कह सकते, जनता की भीड़। वो जनता थी, क्योंकि जनता अंकिता भंडारी से जुड़ी थी, उसके साथ सहानुभूति रखती थी, इसलिए वो सड़क में आ गई। और दूसरा प्रदर्शन कल हुआ, दोनों भीड़ों में अंतर देख लीजिए। कल कांग्रेस का प्रदर्शन था, उस टाइम तमाम 40 संगठनों ने अंकिता भंडारी के नाम पर प्रदर्शन किया था। दोनों की भीड़ का अंतर देख लीजिए। एक महीने के वक्त में क्या कांग्रेस उतनी भीड़ जुटा पाई? आपके सामने, हमारे सामने भी है, हमने वो प्रदर्शन भी देखा, ये भी देखा। तो ये देखिए, ये जन भावनाओं को अगर आप नकार देंगे तो कहीं ना कहीं आप भी उस जनता से किनारे हो जाएंगे, जनता के बीच में घुसना पड़ेगा। ये ठीक है, हम मुद्दे वही उठाते हैं जो जनता से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन जनता उन मुद्दों को आपके स्वरूप स्वीकार नहीं करती, वो बीजेपी के स्वरूप में स्वीकार करती है। इसको भी देखना पड़ेगा, ठीक है, इसको समझना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें आप सिर्फ आप इसमें अपने काम के तरीके में मंथन नहीं करते। अरुण जी, आप इन सारी बातों को, जो भी आपके वक्तव्य को अगर हम ध्यान दें, ये सिर्फ यूकेडी एसएम के लिए है या कांग्रेस पार्टी को भी आप उसमें जोड़ेंगे? नहीं, कांग्रेस के लिए। आज की तारीख में ये कांग्रेस है। चलिए, अभी कांग्रेस से जवाब देते हैं। सर, आप आते हैं देवचंद जी, मैं इसके बाद आती हूँ। पहले कांग्रेस से एक बार रिएक्शन लेने, फिर आपके पास में मुख्य विपक्ष उनके लिए जाना ये जरूरी है। मंजू जी, क्या कहना चाहेंगे? अरुण जी ने काफी तीखा हमला है। अरुण जी पूर्ण रूप से इस अपने वक्तव्य में हिमायती थे। आपने देखा, सारे को काबिल हकीकत के नजदीक कहिए। चलिए ठीक है अरुण जी, ये जब उन्होंने शुरू किया, मुझे पता था उनका वाक्य पूरा कहाँ पर होगा, आपको भी आदत होगी। चलिए मंजू जी, कंप्लीट करिए आप। हाँ जी, कि उत्तराखंड की जनता समझदार है, हर परिवार में एक बंदा फौजी है। मैं भी फौज से बिलोंग करती हूँ और फौज की भी हूँ, लेकिन इस सरकार ने फौजियों के साथ क्या किया? अग्निवीर जैसी योजना लाके 4 साल में निकाल फेंकने का काम किया। हमारे फौजी कर्नल साहब बैठे हैं, पूछ लीजिए उनसे, उन्होंने भी फौज की नौकरी की है। तो जब आप जिसके भरोसे आप सुकून की नींद सोते हैं, उसको समझने का काम है सरकार, और आप बीजेपी की हिमायती कर रहे हैं।
तो इस बात का मुझे कष्ट हुआ कि आप तो पत्रकार हैं, आप सच को सच और झूठ को झूठ कहिए, आपसे ऐसी उम्मीद की जाती है। दूसरी मैं बात, वही कर रहा था। पार्टी जो है जनहित के मुद्दों को ही उठाने का कहा। आप देखिए ना, अग्निवीर जो है, हमें बोलते हैं जाके पैर न पड़ी विवाह तो क्या जाने पीर पर आई। अग्नि योजना लाने का आपने परिणाम देखा कि अग्निवीर का जवान शहीद हो जाता है, की सेवा करते उसको शहीद नहीं दिया गया है। ये किसी से छूता नहीं, मेरी रगों में फौज का खून है, इसलिए मुझे फौज पे बोलने में, फौज के साथ अत्याचार जब कोई पार्टी चाहे जो भी करेगी उसमें उनके अगेंस्ट बोलने में मुझे कोई बुरी नहीं। जब आपने सेना को नहीं छोड़ा तो आप किसके हिमायती? आप भाजपा पूर्ण रूप से पूंजीपतियों की पार्टी है, धनातनियों की पार्टी है, इनको आम जनता से कुछ लेना देना नहीं। आम जनता, आपने देखा ना, आम जनता, महिलाएं ठीक है, महिलाओं को पीड़न किया, मनरेगा आपने खत्म कर दिया, किसानों की समस्या जस की तस बनी, सब कुछ करने के बाद, और उसके बाद अगर कुछ कांग्रेस कहती है तो आप जो है उसको बेपेदी का लोटा कह दीजिए। तो भाई जनता कब खूब बनेगी? घाम तापने से घर चलेगा? ठीक है, अब जवाब सबमिट करवा दिया आपने, जनता का पैसा फूंक दिया, 200 करोड़ जनता इतना हैवी टैक्स देती। लेकिन आप बात तो ये है कि भाई जनता उनका साथ दे रही है, आप कह रही कि वो जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। जनता क्यों उनके साथ दे रही है? आप जनता तक ये बात, मुझे लगता है बीजेपी पर आरोप लगाने से ज्यादा विपक्षों को जनता तक ये बात पहुंचाने पर एफर्ट्स डालने चाहिए, क्योंकि वहां आपके एफर्ट काम आएंगे। और जैसे बोलते चौर विकास, इनके राज में चौर विनाश हो रहा है। आपने देखा 15 दिन के अंदर 5 मर्डर हो जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है इनका? ठीक है, चलिए, अभी कल हमने लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा कर ली है। चलिए अभी जल्दी से उत्तराखंडी जी के पास चलते। देवचंद उत्तराखंडी जी, सर क्या कह रहे थे आप? गर्मा जी, मैं ये कह रहा था कि जब भी मैं डिबेट में आता हूं तो मुझे खुद पता चल जाता है। मैं जनता से निवेदन करता हूं कि आपको यूकेडी के क्या मुद्दे हैं, उससे बेटर आप ये देख लें कि बीजेपी और कांग्रेस आपस में एक दूसरे में क्या बोलती है, वो मुद्दे आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन मैं शर्मा जी से थोड़ा ये जानना चाहूंगा कि शर्मा जी, जो आपने हमारा जो 4, 3, 2 और 1 का वो किया, उसको मैंने पहले सारांश में बताया था कि उसके पीछे क्या था। क्या हमारे उन बातों के नहीं खुलासा करोगे आप जनता के बीच में कि हम 9 सूत्रें जो मांग ली थी उसमें से कितना मांग हमारे बीजेपी और कांग्रेस ने पूरे किए? तो क्यों नहीं राष्ट्रीय दलों को हम छलवा बताएं? तो ये भी तो आपकी मेहरबानी थी सर, ये तो आपको बताना चाहिए था। आप एक स्वतंत्र पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार थे, तो पत्रकारों का ये तो काम था कि सही का सही और गलत का गलत बताना। तो कुल मिलाकर यह है कि वही तो गलत नीतियां हैं जो जनता को भरगला करके बीजेपी और कांग्रेस ने आज तक किया। अब वो होने वाला नहीं है, चाहे आपका संगठन सड़क कितनी मजबूत कर लो, और नहीं तो गांव में और घरों तक जाकर देख लो। अभी माननीय यशपाल, क्या नाम, सतपाल महाराज जी का वचन आता है कि जहां पर बाघ का डर ना हो वहां पर बिस्तरा लगा लें, और जो है मिलियन स्टार आप देख सकते हैं। बड़ा दुखद था इस प्रकार के एक पर्यटन मंत्री का बोलना, और उसके बाद फिर उसमें जो प्रवक्ता है वो इसने लेप लगा करके। आप ये देखो, उत्तराखंड में एक तरफ जहां 15 दिन में 5 लाशें होते हैं, वहां 15 दिन में 50 आदमी जो है बाघ ने घायल कर दिए। अब सुरक्षा वहां भी नहीं, और हमारे मंत्री जी बोले जा रहे हैं। और इसको भी अगर बीजेपी का संगठन मजबूत और बीजेपी अच्छा काम करके हम बताते हैं तो हमें जैसा जो पढ़ लिख करके भी हमें गलती है। मैं भी एक सैनिक हूँ, अभी शायद मंजू को भी नहीं पता, आप लोगों को पता नहीं होगा, मैं भी जो है सैनिक हूँ, 42 साल मैंने भी नौकरी करके आया हूँ। पर हमारा राष्ट्रीय मुद्दा रहता है, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों पर भी खड़ी नहीं है बीजेपी, अगर कोई ये बोले मुझे पूछे तो। ठीक है, कुल मिलाकर ऐसा है कि जनता को क्या समझाएं क्या न समझाएं। पर मेरे पत्रकार होने के नाते मेरा सवाल यह था कि ये क्यों नहीं बताया जाता कि बीजेपी और कांग्रेस ने जब इनको सपोर्ट दिया था यूकेडी ने, उत्तराखंड क्रांति दल ने, तो इन्होंने किस प्रकार से हमारे मंत्रियों को या हमारे जो वहां पर विधायक थे उनको बेवकूफ बनाकर अपना टेंडर निकाल दिया। और अभी इनको बीजेपी को हर बार तीन मुख्यमंत्री बनने का खिताब देकर के हम जिताएं क्या? लेकिन इसका स्पष्ट होता है 2022 में जब रिजल्ट निकले के एक घंटे पहले तक कांग्रेस मजबूत स्थिति में थी और उसके बाद वोट बदली हो जाते हैं। इसको हम क्या माने? माननीय शर्मा जी बताएं, इसको क्या माना जाए? और आज भी हम यही उम्मीद लगा रहे हैं, अगर सब कुछ ठीक रहा तो बीजेपी हाशिए पे है, और फिर वही हाल रहा 2022 में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। चलिए, पैनल जी से जल्दी से जवाब लेते, फिर आएंगे कैलाश जी के पास। ठीक है, देवचंद जी आपकी बात आ गई। राजेश्वर जी क्या कहना चाहेंगे? सर, जनता तैयार है, विपक्ष का कहना है, भले अरुण जी ने आपकी चीजों में कह सकते हैं कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली थोड़ा उसे समर्थन जरूर दिया, लेकिन वो समर्थन कम था, बल्कि विपक्ष की कमजोरी गिनाना या उनकी कमियां गिनाना ज्यादा था। देखिए, अरुण जी ने जो भी कहा उनके अपने व्यक्तिगत विचार है, और एज ए पत्रकार उन्होंने विचार रखे। और हम लोगों को भी ऐसा हर बार लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी जो ग्रास रूट से जुड़ी हुई है,
जमीनी हकीकत को पहचानती है, जमीनी हकीकत को वोट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो जानती है। और ये सिर्फ आप 7 सूत्री या 100 सूत्री मांगे लेकर के आप जमीन में जनता के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, ये आपका फेलियर है। आप अपने फेलियरों को दूसरों के कंधों पे मढ़े, मुझे नहीं लगता कोई जायज बातें करते हैं। आपके फेलियर है, वो फेलियर आपको वोट में कन्वर्ट आपको नहीं होने देते। आपको लगता है कि हम अच्छी बातें कह करके, सिर्फ अच्छी बातें कर करके, और जो देखने में बड़ी अच्छी लगे, जिसका जमीन पे आपका कोई कन्वर्जन ना हो, उन बातों को करने का कोई फायदा नहीं। जिस ढंग से अभी हमारे भाई उत्तराखंडी जी बड़े उससे बोल रहे थे कि बेवकूफ़ बना दिया, पर अगर आपके नेता ही बेवकूफ़ी भी बन जाते हैं तो आप किस इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। तो पहले तो आप ये सोचिए कि आपके नेता, तो आप जनता के हितों की रक्षा कैसे करेंगे जो आपके नेता ही वैसे हैं। आप खुद ही कुछ स्टेटमेंट ऐसे देते हैं जो आपके विपक्ष में जाती है, और उन चीज़ों को आप समझने की कोशिश कीजिए। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, वो अपने जो भी उपलब्धियां होती है उनको जनता तक लेके जाती है, उनको वोट कन्वर्ट कराती है, उनके वोट के कन्वर्जन से जीत करके आते हैं। ये हकीकत जब तक ये लोग नहीं समझेंगे तब तक ये सिर्फ हमारे पर इल्जाम लगाते रहेंगे, सिर्फ ये भीड़ों की संख्या गिनते रहेंगे। हमारे हिसाब से तो जो भीड़ आई भी थी और जिसके लिए बड़ी तेजी से बात की थी, चाहे वो अग्निवीर की बात कर ले, चाहे दूसरी बातें कर ले, सबके घर में सैनिक है। जैसा अरुण शर्मा जी ने बोला, हम सब लोग जानते हैं हमारे सबके घर में कहीं ना कहीं हम आर्मी से जुड़े हुए। हम सिर्फ एक बात कहें, क्योंकि आपका वो मैसेज जो आप जो बोल रहे हैं वो मैसेज जनता में नहीं है। जो हमारे बहन जो कांग्रेस से बोल रही है, यानी विपक्ष जनता तक अपनी बात पहुंचा पाने में कामयाब नहीं नजर आ रहा है आपको। यही वजह है कि आपको लगता है कि आपकी जीत सुनिश्चित आपके लिए लग रही है। नहीं, इसलिए बात ही नहीं है। हमारी चीजें भी ठीक है, क्योंकि आपके पास चीजों का काट नहीं है। आप सिर्फ एक परसेप्शन बनाने की कोशिश करें। चलिए जल्दी से, ठीक है मंजू जी, हम आएंगे आपके पास, तब बोलेगा। हाँ कैलाश जी आपके पास ही आ रहे हैं। ठीक है मंजू जी मैं आती हूँ आपके पास। पहले कर्नल कैलाश जी को सुन लेते। कैलाश जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए गर्मा जी, अभी ये जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पैन्यूली जी कह रहे थे कि ग्रास रूट तक ये काम करते हैं। ग्रास रूट तक अगर आप गए होते तो आपको उत्तराखंड में इतना पलायन देखने को नहीं मिलता। अगर आप ग्रास रूट में आपने काम किया होता तो आप जल जंगल जमीन की आवाज उठाते। हमारे सारे जंगल आपने बेच दिए हैं। हमारा आज जिस टिहरी डैम पे आज उसके उतना बड़ा डैम जो हमारे सबसे बड़ा एक तरह से आपदा का सबसे बड़ा कारण है, आज हम उसके पानी पे हमारा हक नहीं है। क्या आपने क्या डिसीजन लिया उसके लिए? और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, मैंने पहले भी देखा है कि जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार शर्मा जी हैं, कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनने का काम करते हैं। मैं इस पर मेरे लिए आप पूज्य हैं, आप मेरे बड़े भाई हैं। हाँ। मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आपके ज्ञान की इज्जत करता हूँ, लेकिन आपको स्पष्ट कहना होगा। आप बोलते हैं कि जो है उत्तराखंड में पढ़े लिखे लोग ज्यादा है, बिल्कुल है, लेकिन बिहार में देखिए, बिहार में क्या हुआ। एक अकेला पीके जो है, जब चुनाव से कुछ दिन पहले 10-10 हजार रुपए जो है महिलाओं के अकाउंट में डाल दिए जाते हैं, तो 2 मिनट में जो है विचारधारा चेंज कर दी जाती है। हम जो है क्षेत्रीय दल है, हम आंदोलन से निकले हैं, हम कोई पूंजीपति नहीं है, हमारे पास कोई पैसा नहीं है। हमारे पास एक ही चीज है, ईमानदारी और उत्तराखंड के प्रति प्यार और मोहब्बत। इसीलिए, लेकिन हम मार कहां पे खाते हैं? हमारे पास संसाधनों की कमी है, हमारे पास धन बल छल बल कपट कुछ नहीं है। हम खाली एक उत्तराखंडियत को जिंदा रखने के लिए जी रहे हैं, इस जगाने का प्रयास करेंगे। देखिए आज जो भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े रौब में बोलती है, एक दिन इनकी भी वही नीति, वही स्थिति जब ये 3 लोग भी नहीं थे संसद में, आज भाई ये 300 से पार हो। लेकिन वही मैं बताना चाहता हूं, हमारा समय आने वाला है। हमने ये प्रूव कर दिया है लोगों के बीच जाकर के कि वास्तविकता क्या है, धरातल में क्या हो रहा है, और ये जो दोनों पार्टियां हैं किस तरह से उत्तराखंड की अस्मिता को लूटने का प्रयास कर रही है। लोग जाग रहे हैं और इसका जो है फल आपको बहुत जल्दी 2027 में देखने को मिलेगा। आपने पीके का जिक्र किया, पीके ने कैसे चुनावी नतीजे आते ही बयान बदल लिया था, आपको वो याद नहीं है? नहीं, मैं मानता हूँ बिल्कुल। देखिए, और एक चीज और बोलना चाहता हूँ, हमारी बहन जी ने, ये कांग्रेस की जो हमारी बहन है,
उन्होंने बोला था कि उन्होंने तो ये तक पूंजीपतियों कह की दिया था पार्टी मैं है। राजनीति छोड़ दूंगा इस बार के चुनाव में जीत नहीं मिली तो, और फिर जनता ने क्या ही जवाब दिया। तब तक नहीं छोड़ेंगे गरिमा जी जब तक हम अपने उत्तराखंड को न्याय नहीं दिला देंगे। हम फौजी हैं, पीछे हटना नहीं जानते। हम गर्दन कटा सकते हैं लेकिन झुकना नहीं जानते। ठीक है, चलिए और एक लौटते हैं। तो हमारी बहन बता रही थी कि भारतीय जनता पार्टी जो है सनातनियों की और पूंजीपतियों की पार्टी है। ये सनातनियों की नहीं बहन जी, ये पार्टी है कानूनियों की। चलिए जो ठीक है, जवाब लेते, अभी जवाब लेंगे, अभी राजेश्वर जी से इसका जवाब लेते चेहरा बदलना जानते हैं। ठीक है, अरुण शर्मा जी का रुक करते हैं। अरुण जी, नाराजगी काफी ज्यादा हो गई आपके वक्तव्य से, और साथ ही साथ आरोप तो मान लीजिए लाजमी है, कुछ उसमें नया नहीं था, आपको भी आदत होगी, लेकिन बड़ी बात गरिमा सच कड़वा होता, बिल्कुल उसको सच को पचाना बड़ा मुश्किल होता। मैंने शुरुआत में क्या कहा था वो ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा था कि इस प्रदेश को बनाने में उत्तराखंड क्रांति दल का बहुत बड़ा योगदान है, कहा था। वो पचा ही नहीं किसी को, लेकिन जब मैं कमियां गिनाने लगता हूं तो फिर वो कांटे चुभने लग जाते हैं। देखिए, आप अगर टीवी डिबेट में बैठे हैं तो कम से कम आपको सच्चाई के नजदीक होना चाहिए। कोई भी बोले, तमाम मुद्दे हैं, मैं मुद्दों से इनकार नहीं कर रहा हूं, तमाम मुद्दे हैं इस राज्य में जिनके लिए लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। और एक मजबूत विपक्ष का काम यह है कि वो सरकार को मजबूर करे कि जो जो भी मुद्दे हैं उनका समाधान निकले। लेकिन मजबूत विपक्ष हो तो विपक्ष बिखरा है, तो इसीलिए आप भले ही कितना दोष दें, लेकिन मैं जब संगठन की बात करता हूं तो क्या जो चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, यूकेडी हो या हमारे कर्नल साहब की पार्टी हो, क्या आप बूथ लेवल तक संगठन बना पाए हैं? आप चुनाव जीतने की बात तो करते हैं कि इस बार 27 में तहलका मचा देंगे, जमीन को आसमान से मिला देंगे, आसमान को जमीन पर ले आएंगे, लेकिन क्या आप संगठन बना पाए? ये तो बात करिए। आप अपनी कमजोरी पे बात नहीं करेंगे, दूसरे की कमियों पे बात करेंगे, कमी अपने अंदर खोजें, जिसका समाधान करें और तब चुनाव में जाएं। आप केवल एक वो हवाई बातें करेंगे तो भाई इस प्रदेश में 40 साल मुझे हो गए पत्रकारिता करते हुए और मेरा एनालिसिस कभी गलत नहीं हुआ। जिस चीज के बारे में जो बोल दिया वो हुआ है। मैंने भुवन चंद खंडूड़ी को बोला था कि आप कोटद्वार से चुनाव हार जाओगे, मत जाओ, हार गए। हरीश रावत को बोला था आप दोनों जगह से चुनाव हार जाएंगे, हार गए। तो ये हमारी तपस्या है 4 साल की। हम किसी का पक्ष या विपक्ष नहीं लेते, हकीकत बताते ताकि आप सावधान होकर अपने संगठन में सुधार का काम कर सको। चलिए ठीक है, लौटते हैं आपके पास में और मेहमान हमारे साथ में है। देवचंद जी कुछ कह रहे हैं, देवचंद जी कोई सुन लेते हैं। देवचंद जी बताइए। मैं शर्मा जी का मैंने बिल्कुल विरोध नहीं किया, मैंने ये तो क्या वो चेतावनी दे रहे हैं वो तो ठीक बात है, लेकिन मैंने उनसे जो सवाल पूछे थे क्योंकि वो पत्रकार हैं वो पूछ सकते थे उधर। अभी मेरा एक सबमिशन है और आपके माध्यम से ही है शर्मा जी, आप ऐसा कराए जो हमारे कर्नल साहब ने भी सबने बोला हम संसाधनहीन है। आप ये काम करिए, जब भी सभाएं होंगी वो सभाएं सरकार की तरफ से तो सरकार करती है आयोजित, क्योंकि वो सरकारी पैसे से करती है, उसमें सबके कैंडिडेट बुला लीजिए, आप हमारे भी कांग्रेस के भी, और वहां पर डिबेट करा लीजिए और मुद्दे चुनाव आयोग का काम है। एग्जैक्टली, और चुनाव आयोग का काम है, मेरा काम नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, सुनते हाँ उनको बताइए एक एक करके देवचंद जी जल्दी कंप्लीट कीजिए। मत लुटाइए, और जब हम कंप्लेन करते हैं तो उसमें भी वो लोग नहीं मानते हैं। भाई जब जो श्रीनगर में जाकर मुख्यमंत्री ये बोलता है मेयर के चुनाव में कि अगर मेयर हमारा नहीं होगा तो तुम लोगों को आगे की सुविधाएं नहीं मिलेगी, उस पर किसी ने संज्ञान नहीं लिया। अब आप पत्रकार आप नहीं लेंगे संज्ञान, तो मैं तो सिर्फ ये गुस्सा आपसे लगा, मैंने आपका विरोध किया ही नहीं। आपने तो बहुत अच्छी बातें बोली है, लेकिन ये भी तो आपको पकड़ना चाहिए, ये भी तो आपको बताना चाहिए क्यों जनता का पैसा खराब करते हो, क्यों किसी कैंडिडेट का पैसा खराब करते हो। सामूहिक जनसभाएं कराओ और टीवी डिबेट कराओ और फिर अपने मुद्दे गिनाओ और फिर देखते हैं कौन उसमें आता है। और दूसरी बात, ईमानदारी से चुनाव लड़ाओ, वो तो चुनाव आयोग करवा देंगे, कर ही देंगे जब आपकी डर रहेगी तो, और जब आपका डर नहीं रहेगा तो तोता कुछ भी बोलेगा। ठीक है, चलिए लौटते हैं आपके पास में। मंजू जी का रुख कर लेंगे। मंजू जी, अभी जो बात अरुण जी ने कही इसमें आपत्ति क्या है? वो ये कह रहे हैं कि भाई आप अपनी कमियों को बेहतर कर लीजिए, तो शायद वहां तक आप भी पहुंचेंगे जहां तक जिसके लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि पहले तो संगठन ही मजबूत करना है। अगर सिर्फ हम चुनाव आयोग पर सवाल उठाते रहेंगे, जनता का कैसे मन बदल जाता है,
इस पर सवाल उठाते रहेंगे, तो फिर तो हमें लगता है कि फिर हमें आशा छोड़ देनी चाहिए, फिर हमें चुनाव में जाना ही छोड़ देना चाहिए। बेहतर करना जरूरी नहीं है क्या? और कांग्रेस पार्टी के लिए तो सबसे जरूरी है। इसी बात का अरुण भाई से मुझे कष्ट हुआ कि इन्होंने कांग्रेस को तो बड़े बड़े ज्ञान दे दिए, लेकिन कल जब जन सैलाब उमड़ा है और जिस तरह से ये लोग घबरा कर, किस तरह से इन्होंने पोस्टर बैनर नगर निगम की गाड़ी लगा के हमारे पोस्टर बैनर घेराव से पहले उखाड़ फेंक कर किया, उसको एक बार भी अरुण भाई ने नहीं आपके सामने रखा कि क्यों इस तरह से किया। तो ये जो अभी पनोली, हमारे बड़े भाई पनोली जी ने कहा कि जो है भाजपा जो है वोट की राजनीति करती है, वोट को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, बिल्कुल आप उसमें माहिर है, झूठ बोलने में आप माहिर है, पैसा फेंक तमाशा देखने में आप लोग माहिर है। और विपक्ष की कमी ये है कि विपक्ष जो है मुंगेरी लाल के हसीन सपने कभी जनता को नहीं दिखा है, जो कहा वो किया। आप हमारे मुख्यालय देख लीजिए, जिसने देश की आजादी के लिए अपना लहू तो क्या जनता को मूर्ख मान लिया जाए? और अच्छा, फिर जनता को मूर्ख मान लिया जाए क्या? नेता राहुल गांधी जी को देख लीजिए, इनके देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को देख लीजिए, हमारा नेता अपने पैर के छालों की परवाह नहीं करता, चाहे वो नदी में मछुआरों के साथ जाना हो, चाहे वो किसानों के साथ जाना हो, चाहे वो मोदी के पास जाना हो। तो हम ऐसी पार्टी के लोग हैं जहां पर हम जनता को गुमराह करने का काम नहीं करते, खाली वोट की राजनीति नहीं करते, हम जनहित की लड़ाई करते हैं। मुझे अपनी पार्टी पर गर्व है। ठीक है, चलिए लौटते हैं। राजेश्वर जी जल्दी से कुछ कहना चाहेंगे? बोल रहा था कि अभी मंजू जी बड़े अच्छा बोल रही थी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। नहीं, उनका कहना है कि हम नहीं दिखाते हैं, आप दिखाते हैं, उनका ये कहना था। ये खुद ही देख रहे हैं। मंजू जी मेरी बात सुन लीजिए। हाँ ठीक है मंजू जी सुनते हैं, उनको सुनते हैं। मंजू जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है, बार बार बता रही है कि बड़ी भीड़ थी, खुद ही के क्या खुद ही की तारीफ खुद ही करती जा रही है। जब आप सुन तो लीजिए, अरे हमें क्यों देखना, आप देख के अब रुक जाइए भाई। होर्डिंग बैनर आपने क्यों लगवाए, पहले ये बताइए। मंजू जी इस पे कोई चर्चा नहीं होगी, प्लीज सर, प्लीज मैडम, अरे प्लीज मंजू जी रुकिए। राजेश्वर जी आप कंप्लीट कीजिए प्लीज, आपस में कोई बहस मत करिए सर प्लीज। ये सपने देखने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, हकीकत में जमीनी जो काम है वो नहीं करते। और अगर जमीनी काम करते तो तब ये भारतीय जनता पार्टी से एक बार टक्कर लेने की स्थिति में आते हैं। तो जमीन है नहीं, ना इनकी वैसे जमीन है और न जमीन पे काम कर रहे हैं और न ये करना चाहते हैं। ये सिर्फ सोचते हैं कि बिल्ली के भाग से छीका फूट जाए, किसी ढंग से कोई एंटी इनकम्बेंसी हो जाए, जिससे कि हमें सरकार की सत्ता में आने का मौका मिल जाए। आप लोग दोनों लोग बोलते रहे, फिर मैं कहाँ से बोलूँ? आप एक ही बार में इतना बौखला जाते हो। आप इलेक्शन क्या लड़ोगे? आप इलेक्शन क्या लड़ोगे? संयम और उससे लड़ना पड़ता है। आप जनता के पास संयम से जाना। चलिए अभी आने वाले चुनाव में अब जनता आपको क्या देती है ये मंजू जी देखना बहुत अहम होगा। मंजू जी देखिए, आने वाले चुनाव में जनता क्या मत देती है वो बहुत अहम होगा। मुझे लगता है जनता को मूर्ख समझने की गलती मुझे, आपको या किसी को भी करने की जरूरत है नहीं। अभी अरुण जी ने कहा जनता पढ़ी लिखी है, बावजूद इसके आप ये कह रही है कि जनता को इन्होंने बरगलाने का काम किया, झांसे में रखा। अरे कितने बार, कितने चुनावों में। एक मिनट कर्नल साहब की बात का जवाब दे दे। कर्नल साहब ने बताया कि जो टिहरी डैम बना, टिहरी डैम का जो है वहाँ की जनता, मैं उसी जगह रहता हूँ, मैं वहीं प्रताप नगर से बिलोंग करता हूँ, उसी नदी से पानी आता है और उसी की बिजली की सब्सिडी हमें मिलती है पूरे प्रदेश को। आपको जो नहीं पता आप जानकारी लेने की कोशिश करते हो, आप बोलते मत जाओ। आप कुछ जानकारियां, कुछ चीजें कुछ करो, कुछ कलेक्शन करो। सिर्फ चलिए खैर, अभी जनता के मुद्दे उठाइए, जनता तक जाइए और जनता का मन बदलने में अगर कामयाब हो जाइए तो फिर सत्ता में आ जाइए। बस इतना ही सिंपल सा फॉर्मूला है। क्यों यहाँ पर बीजेपी क्या कर रही है इस पर आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। आप जनता को, अगर भाई आपने कहा जनता को झांसे में ले रहे हैं, बरगलाने का काम कर रहे हैं, आप पहुंचाइए ना कि आप जनता को बताइए कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो कर पाने में आप सफलता नहीं पा रहे, आप संगठन को अपने मजबूत नहीं कर पा रहे। शायद यही वजह है कि फिर आपके लिए
सड़क पर आकर धरना प्रदर्शन ही एक रास्ता बचता है। खैर, बहुत शुक्र है मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए। अपनी बातचीत के लिए तो उत्तराखंड में सियासत तेज हो चुकी है क्योंकि चुनावी साल नजदीक आने को है। लगातार अलग अलग मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष का कहना है कि जनता के मुद्दे, जनहित के मुद्दों को दरकिनार कर चुनावी मुद्दों पर चर्चा शुरू हो गई है, जो अपने आप में एक अलग बात है। देवभूमि के दंगल में आज इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। मसाले लाए हैं